आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आपको इसके बारे में कोई आइडिया है क्या होता है ये? हाउ यू डिफाइन इट? तो ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रोटेट नहीं कर रहा। सम ऑफ सम ऑफ clockwise movement about a point is equal to sum of anti-clockwise movement about the same point। बेटा ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब होगा कि नेट मोमेंट उस पर क्या है? जीरो है ना। जी। और नेट मोमेंट जीरो होने का क्या मतलब होगा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to इक्वल्स टू। the sum of anti-clockwise moments about the same point। the same point कहना जरूरी है भाई। इसकी डेफिनेशन बहुत दफा आती है, ये याद रखना। अगर आपको ये पता हो कि एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट मोमेंट शुड बी जीरो। नेट मोमेंट शुड बी जीरो। दैट मीन के क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक एग्जांपल करते हैं। ये नीचे बेटा देखें, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ये वुडन जो है एक बीम समझ लें, दैट इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज a mass this that is which weight is W1 and that is placed at distance D1 from this point. A person is standing over here whose weight is W2 and that is at distance D2। अब देखो बेटा, आपके पास क्या है कि जी इस ये यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा कि इसकी डेंसिटी एवरीवेयर सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिड में होगा। सो बीम का जो अपना वेट है ना बेटा, वो लेट्स से दैट इज डब्ल्यू, और वो इसके मिड में यहाँ पे एक्ट हो रहा है। और ये बैलेंस जो है बेटा, ये मिड पॉइंट पे है। दीज आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। दिस इज बीम। कौन कौन सी थ्री फोर्सेस है? वन इज दिस वेट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इस पे इस बीम पे फोर्स लगा रहे इक्वल टू इट्स वेट। ये कैसे पता चला? अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है। हमने देखा था कि अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाला रेस्ट पे है, तो इस पे दो फोर्सेस हैं, एक इसके ऊपर इसका वेट और एक ये जो नीचे सरफेस ऊपर फोर्स लगाती है। सो सरफेस जो फोर्स लगाती है वो इसके वेट के बराबर है क्योंकि रेस्ट पे है। तो दैट मीन कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं? अपने वेट के बराबर। ठीक है। और इस बंदे का वेट W2 है, ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को पिवट ले लेते हैं। दिस इज आवर ओन चॉइस, हम किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं जब
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एवरीवेयर नेट मोमेंट इज जीरो। ठीक है, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दिस वन, दैट वन एंड दिस वन। कैन यू टेल मी कि ये फोर्स, इस फोर्स का मोमेंट क्या है बेटा? डब्ल्यू वन डी वन। W1 D1, दैट्स गुड। डी ये वन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका D1 है, यहां से आपको आपको नजर आ रहा है, दैट इज D1, दिस इज W। और इसका बेटा मोमेंट क्या है? डब्ल्यू टू डी टू। किस डायरेक्शन में है? दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज। ये बंदा इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये इसको ऐसे रोटेट करने का। व्हाट्स द मोमेंट बाय दिस फोर्स, द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? ये जी बेटा। ये जो वेट है ये बीम का है। हाँ, बीम का वेट है ना, तो इस पॉइंट ओ पे हम मोमेंट ले रहे हैं। तो नो मोमेंट। तो इसका मोमेंट बेटा जीरो होगा ना, क्या हो गया? लेकिन इट इज पासिंग थ्रू द डिस्टेंस तो है। पिवट। हम इस पॉइंट को पिवट ले रहे हैं भाई। अच्छा। पुरानी बातों को लिंक करते हुए आप बहुत कमजोरी दिखा रहे हैं। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के मुताबिक इक्वेशन लिखवाएं, क्या होगी? क्लॉकवाइज मोमेंट जी, इज डब्ल्यू इक्वल टू वन डी वन माइनस डब्ल्यू। क्लॉक सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मोमेंट। जितने भी क्लॉकवाइज होंगे, ट्रिक ये है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे उनको ऐड करेंगे भाई। सो क्लॉकवाइज हमारे पास एक ही, W2 D2 इज इक्वल टू W1 D1। ठीक हो गया, फोर्स वेट के बराबर है जी। ना। अब आप क्या कह सकते हो कि अगर, अब देखना, इस बंदे का अगर वेट ज्यादा है इस वेट से, तो बंदे का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इस D1 से D2 ज्यादा होना चाहिए, कम? अगर का पिवट कहाँ है? बंदे का वेट, वेट ऑफ दिस पर्सन इज स्मॉलर देन दिस वेट, फिर डिस्टेंस में क्या जी, रिलेशनशिप आ रहा है? डिस्टेंस पे कोई नहीं आ रहा है, वो वेट पे है। डिस्टेंस D2 D1 इज इक्वल टू, यार ये रिलेशन आ रहा है, जो मतलब, यार जो बारी चीज होगी ना वो पिवट के करीब हम्म, होनी चाहिए बैलेंस करने के लिए। जी। मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स अब ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ गए हैं आप कि इस फोर्स का बेटा, इन दो, इस फोर्स का मोमेंट है W1 D1, इस फोर्स का मोमेंट है W2 D2। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जी, अगर W2 ज्यादा है W1 से, तो देन D2 शुड बी लेस देन D1। जी। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन लगाई है इक्विलिब्रियम की? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये लिखा है ना, नेट मोमेंट इज जीरो। व्हाट वाज फर्स्ट कंडीशन? बेटा इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या है? नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। भूल गए आप? नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब इस बीम पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक ये वेट W2 W1, और एक बीम डब्ल्यू के ऊपर यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है, इसको क्या कहेंगे? पिवट। अच्छा, ये नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन। फोर्स। पहले इसको क्यों नहीं कंसिडर किया था? क्योंकि इसका मोमेंट तो यहाँ पे वैसे ही जीरो है, तो मैंने इसलिए लिखी ही नहीं थी फोर्स। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आर की वैल्यू क्या होगी तो क्या बताएंगे? डब्ल्यू नहीं बेटा, इक्वल। सुन लेना अभी। बीम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? अपवर्ड फोर्सेस
और डाउनवर्ड फोर्सेस नॉर्मल। आर W1 W। W1 प्लस W। बेटा ये थोड़ा गौर करना चाहिए था ना आपको, बीम के ऊपर आप तीन फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है। सही है, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। जी जी। अच्छा, अगर मैं, ये बंदा क्या करता है कि इस पिवट की तरफ आता है, तो क्या होगा फिर, ये बीम किस तरफ गिरेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गिर जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है W1 D1। अब बंदा जब उसकी तरफ जाएगा तो इसका मोमेंट ये कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। और बंदा अगर यहाँ से आगे जाता है राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, जी। बंदा आगे हम्म। जाता है तो फिर यू शुड मूव दिस वे टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन टू बैलेंस इट। इज जी। दैट क्लियर? दैट्स व्हाई यस। वी टुक मोमेंट एट पॉइंट ओ, क्योंकि हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और का पता ही नहीं था वो कितनी है, तो इसलिए उसका इफेक्ट को कैंसिल करना था। निकालना चाहे तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दूसरे डायग्राम पे। बेटा ये एक नेक्स्ट सिचुएशन है, और इसमें आप देखें कि क्या हो रहा है इसमें। ये एक बीम है, ब्रिज समझ लें, ठीक है। हम्म। और ये दो सपोर्ट्स पे, इस पे और इस पे सपोर्टेड है। इस बीम का वेट W है, और इस बंदे का वेट W1 है। ये बंदा यहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब बीम के ऊपर और हम्म। कौन कौन सी फोर्सेज हैं, प्लीज कंसेप्ट क्या कहता है आपको? वो नॉर्मल रिएक्शन ये है, जो नॉर्मल रेड रिएक्शन, वाला है। एक साइड पे ही होगा, दोनों साइडों पे? दोनों से। सरफेस के साथ है ना प्यारे बेटा, तो दोनों साइडों पे ही होगा। ठीक है, बीम क्या है, जी। इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब हम्म। किसी भी पॉइंट पे नेट मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से, हमारा गोल क्या है, हमें R1 R2 लेट से निकालना। तो एक पॉइंट ये है पिवट, हम इसको मान सकते हैं, दूसरा इसको मान सकते हैं, तीसरा किसी को भी मान सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन से क्या इक्वेशन बनती है? अपवर्ड फोर्सेस क्या है बेटा बीम पे? R1 आर प्लस वन प्लस R2। इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, यही है ना? W1। जी। सही है, इससे हम R1 R2 नहीं निकल सकते, क्योंकि हमें दो अननोन आ गए। फिर क्या करेंगे, टेक मोमेंट अबाउट, इन दोनों पॉइंट में से ए पे भी ले सकते हैं या बी पे, तो मैं ए पे भी ले रहा हूँ। बेटा ए पे मोमेंट ले लूंगा तो क्या होगा, ये वेट का मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इसका मोमेंट किधर होगा बेटा, इस डायरेक्शन में। R2 का मोमेंट क्या होगा, जी। इस डायरेक्शन में। हम्म। ठीक है, R1 का मोमेंट होगा कोई जी। अबाउट ए, जी। R1 का, सोच समझ वो लो। क्लॉकवाइज। R1 का मोमेंट पॉइंट ए पे अच्छा, जीरो होगा, नहीं होगा। जीरो होगा ना? सोच सोच के प्रोसेस करें। अभी से अगर आपकी लर्निंग थिंकिंग बेहतर हो गई तो जिंदगी में मजे करेंगे, वरना मसला ही रहेगा, ये अभी आपको बता दूं। ठीक है, सो अबाउट पॉइंट ए पे क्लॉकवाइज मोमेंट बेटा इसका। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि बीम की लेंथ कितनी है। बीम की बेटा लेंथ, यहाँ से सारी जो लेंथ है, दैट इज, लेट्स से ये लेंथ जो है दैट इज D। ठीक है, या L कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। सो बेटा इस W1 का मोमेंट क्या होगा, इसका मोमेंट क्या होगा? शाबाश, बड़ी इंटरेस्टिंग डब्ल्यू वन सिचुएशन है और दोस्त। फिर जी बेटा, W1 फिर जो डिस्टेंस उनके ए और डिस्टेंस लिखे हुए हैं ना डब्ल्यू वन ऊपर, के नजर आ बीच। रहा है क्या है? अच्छा, D1। D1, शाबाश। W1 D1 इसका मोमेंट है। जी। ठीक है, ये जो है, इस वेट का मोमेंट कितना है, W इंटू इसका। D/2। मैंने यूनिफॉर्म बीम लिया है, यूनिफॉर्म बीम का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड में है, समझ रहे हैं? जी।
मुझे दोबारा अगर आपको लोकेट करना पड़ जाए तो ये देख लें बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है ना, एक सेकेंड, ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस जो है ना वो क्या बनता है, हाफ ऑफ दिस होल डिस्टेंस। कोई चीज सेंस ना बना रही हो तो आप क्वेश्चन पूछें मुझसे बस, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करना समझे बगैर। इसका मोमेंट क्या होगा बेटा, R2 का, R2, हाँ बेटा, R2 डी, शाबाश। R2 R2 डी, का डिस्टेंस क्या है बेटा, डी। R2 टाइम D, दैट्स गुड। और कोई फोर्स रहेगी है, नहीं रहेगी। बीम पे फोर्सेस यही है, बंदे का वेट, बीम का अपना वेट, और ये। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, ये ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। पिवट कौन सा, ए है, तो लिखवाएं शाबाश। W1, D1 प्लस डब्ल्यू डी D1 ओवर टू प्लस इक्वल्स टू WD/2 टू इज इक्वल्स इक्वल टू R2। R2 डी, ये मैं जनरली लिखवाया है। अब देखो डी। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, उसने बीम की लेंथ दी होगी, बंदे का मैस दिया होगा, R1 और R2 निकलवाएगा तो इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, निकल आएगा ना। अच्छा, जी। R2 यहाँ से बेटा निकलेगा, तो R1 निकालने के लिए ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, या मोमेंट अबाउट ए भी ले सकते हैं बी पे। ठीक है, नाउ टेक मोमेंट अबाउट अबाउट बी। पॉइंट बी कहाँ पे है, ये है सर जी। ये इस पे लेने से क्या होगा, इस फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर विरोध। बेटा ये वेट इधर को घुमाएगा, ठीक है, हम्म, इस पे वेट इसको जी। ऐसे घुमाएगा, ये बंदे का वेट ऐसे घुमाएगा, और ये R1 ऐसे घुमाएगा। ठीक है, हम्म, समझ आई जी। बात। सो R1 जी। इंटू डी इज इक्वल टू WD/2, समझ आ गई, प्लस इस बंदे का मोमेंट क्या जी। होगा, W1, और इस जगह से यहां तक डिस्टेंस कितना बनता है, दैट इज D, सो D-D1। ठीक है, हम्म, जी। समझ आइए। अच्छा, अगर बंदा जी। आगे चलना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स राइट, क्या हम्म, R1 और R2 के सम पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा बस, वजह, क्योंकि एक्वेरियम पे रहेगा। नहीं नहीं, वजह यह है कि डाउनवर्ड फोर्सेस तो चेंज नहीं हो नहीं रही ना, होंगी, बंदा मतलब आगे जा इक्वल रहा ही है पीछे रहेंगे जा रहा है, आप। डाउनवर्ड फोर्स तो वही है, तो अपवर्ड फोर्सेस दोनों का सम भी वही होना चाहिए। ठीक है, हम्म, लेकिन जी। अगर बंदा राइट साइड पे डायरेक्ट जाता है तो R1 क्या होना चाहिए, डिक्रीज होगा इंक्रीज, R1 इंक्रीज होगा। R1 बेटा डिक्रीज होगा, R1 डिक्रीज होगा। वजह क्या है कि ये डिस्टेंस जब बंदा आगे जाएगा, ये डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा। R1 की इक्वेशन यहाँ से नजर आ रही है, ये डिस्टेंस D1 जब इंक्रीज होगा तो ये फैक्टर कम होता जाएगा, तो R1 डिक्रीज होगा, R2 इंक्रीज होगा, R2 इंक्रीज होगा। ठीक है, Okay। ये नंबर्स के साथ आप रखे, सोच लेना जी। मैंने जनरली कराया है। आप बंदे का मैच रखें, बीम का मैच रखें, डिस्टेंस लें, कुछ भी, फिर डिफरेंट पोजीशन पे बंदे को रखे, आप R1 R2 निकालते जाएं। तो जैसे ये बंदा इस तरफ आएगा ना, दिस R2 विल इंक्रीज और R1 विल डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, दैट क्लियर। जी। लेकिन उनका सम जो है वो वही रहेगा।
तो ये इसमें कैमरे किसी तरह का भी सवाल दे सकती है, किसी भी तरह का आपको सवाल आ सकता है। अब बेटा एक नई सिचुएशन है, इसमें क्या है, इसको जरा गौर से देख लें। ये एक बीम है, कोई भी रॉड है, बीम है, कुछ भी है, इसको फिक्स किया हुआ है इस दीवार के साथ, दैट इज वॉल, एंड दिस इज द हम्म, स्ट्रिंग। ठीक है बेटा। जी। अब तवज्जो से आपने सुनना, ये है भाई स्ट्रिंग, हम्म। और दैट इज बीम या कोई भी कुछ भी चीज है, ठीक है, स्टील रॉड है, कुछ भी चीज है, और ये वॉल के साथ इसको बैलेंस किया हुआ है यहाँ से। हम्म, ठीक हो गया। जी। और बेटा ये इसकी ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डी। अब मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर होगी, ऐसे होगी या अपवर्ड्स। उल्टी होगी। अपवर्ड्स। ठीक लिखिए ना, दैट इज टी। जी। इस बीम पे दो फोर्सेस, एक टी और एक ये। वेट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। हम्म, इस पॉइंट को मैं कह जी। देता हूँ दैट दैट पॉइंट इज लेट्स से ए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या पॉइंट ए पे कोई फोर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो क्या जवाब देंगे। नहीं, ए पे कोई फोर्स नहीं। ए पे फोर्स होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए बेटा, एक फोर्स आपके पास ये है, दूसरी फोर्स ये है, और इक्विलिब्रियम में है चीज। तो ये थ्री फोर्सेस के केस में तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि वो एक क्लोज ट्रायंगल बन रहे। दो फोर्सेस में तब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब वो दोनों वर्टिकली अपोजिट हों, ऐसे हों या ऐसे हों। और अच्छा, हाँ। फोर्सेस हम किस चीज पे देख रहे हैं, इस रॉड पे देख रहे हैं। रॉड पे दो फोर्सेस जी। आपको नजर आ रही हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो वर्टिकली अपोजिट है ही नहीं। टी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो टी साइन थीटा, चले हम मान लिया वो वेट के साथ बैलेंस हो गया, तो कि टी cos थीटा को कौन बैलेंस लेकिन करे। तो एक तीसरी और फोर्स फोर्स होगी, नहीं, अगर वो जी बेटा, वो एक और फोर्स नहीं होनी चाहिए राइट साइड पे, तब वही तो मैं रॉड। कह रहा हूँ, वो पॉइंट ए रॉड। पे लग रही है ना। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे जाके, कौन कौन, टी और वेट। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी हम्म, इतला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कि उसने कहा पॉइंट ए पे फोर्स ड्रा करके दिखाएं। तो पॉइंट ए पे फोर्स जो होगी, दैट मस्ट आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज द हम्म, फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों ड्रा की कि ये यहां से गुजरे। जी। क्वेश्चन आया ड्रॉ फोर्स जी। एट ए, तो आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब लेट्स से आपको टेंशन हम्म, निकालनी है, लेट्स से मैं कहता हूं आपको वेट गिवन है, वेट लेट्स से गिवन है 20 न्यूटन ऑफ दिस, और डी आपको गिवन है, डी इज फॉर एग्जांपल 4 मीटर, एंड थीटा इज गिवन 60 डिग्री। व्हाट इज टेंशन। ठीक है, फोर्स का नहीं पता मुझे, क्या करेंगे आप। ये रॉड इक्विलिब्रियम में एफ है, नहीं इसका गिवन है। मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे नेट मोमेंट जीरो होगा। सो व्हाट कैन वी डू। हम्म, बेटा आपको समझा देता हूँ, वी विल टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। वाई पॉइंट ए, क्योंकि इस फोर्स का मुझे नहीं पता है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या अच्छा। लिखने लगूं, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ए। ठीक है। अब आप कहेंगे जी मोमेंट कैसे जी। लेना है, वो अभी आपको बताते हैं। अबाउट ए, रीजन आपको बता दिए कि ए पे क्यों ले रहे हैं। अच्छा बेटा, ये वेट किसको कैसे घुमाएगा, ऐसे पहले जनरल टर्म में ले लें, डी जी। की फॉर्म में और टी की फॉर्म में। ठीक है। फिर आप बाद में उसकी हम्म, वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेना। इस वेट का मोमेंट बेटा कितना होगा, वेट का डिस्टेंस यहां से कितना है, ये आपको नजर आ सकता है, जी, डी ओवर टू होगा। डी ओवर टू।
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ द वेट इज WD/2। ठीक हो गया। हम्म, अब बात बारी आएगी टेंशन के मोमेंट की। तो टेंशन के मोमेंट इस पॉइंट ओ पे हम ले रहे हैं, तो क्या करते हैं होते हैं, याद है कुछ या भूल गए पिछली बात में? टेंशन को, हाँ बेटा, टेंशन को क्या करेंगे बेटा, क्या अच्छा करेंगे, वो रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे। दिस इज T साइन ऑफ थीटा। थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज T। कॉस थीटा। आपने कहा था कि सर मोमेंट में हम कंपोनेंट के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, सो T साइन थीटा विल प्रोड्यूस मोमेंट इन दैट डायरेक्शन। टेंशन क्या कर रही है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग ना लगाएं तो ये बीम नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जी। समझ आई बात, नहीं आई? अनलेस के यहाँ कोई बहुत ही ज्यादा हम्म, इतनी सपोर्ट कर दें कि इस वेट को बैलेंस कर दे, तो ठीक है। अदरवाइज इक्विलिब्रियम के लिए ये तीन फोर्सेस जो है फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रिंग ना हो तो इधर इतनी स्ट्रांग फोर्स ऊपर लगा दें जो वेट के बराबर हो, तो मसला नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में अब टेंशन का जो है ना मोमेंट होगा, डब्ल्यू का मोमेंट इसका होगा T साइन थीटा बेटा, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज D। नजर आ रहा है डिस्टेंस D है। जी। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये ये कितना है डी। डिस्टेंस, डी। D है। तो मैंने ये बात जो लिखी है, ये बात समझ आ गई आपको? जी। तो क्या इक्वेशन बनेंगे, टी साइन थीटा इंटू, ये समझ के पढ़ लें। पेपर 2 के क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी कि ये सर जो बात कर रहे थे वो क्या हम्म, थी। T साइन थीटा इंटू D, दैट इज द मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज इक्वल टू WD/2। तो बेटा ये तो गया, ठीक है। टेंशन विल बी इक्वल टू W/2 साइन थीटा। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टेंशन के क्या वैल्यू है, W/2 साइन थीटा। फिर आ सकता है कि इस स्ट्रिंग का एंगल इंक्रीज करने से टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको नजर आना चाहिए। कल बताया था कि थीटा को इंक्रीज करेंगे बेटा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इफ थीटा इज इंक्रीज साइन थीटा विल इंक्रीज, सो टेंशन विल डिक्रीज। कल बोल चुका हूँ, डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स में भी आ सकते हैं सवाल आपको, जैसे ये दिया होता है, ये डालें यहाँ पे और थीटा आपको पता है वैल्यू निकाल दें। फिर अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि यार इस फोर्स को आप मुझे निकाल दें, ये फोर्स कितनी है, कैसे करेंगे? हमने तो एक पॉइंट ए पे मोमेंट ले लिया था और उसका जो है, अब इस फोर्स को कैसे निकालेंगे? वो राइट एंगल है रहेगी। देखो बेटा, राइट एंगल हम्म, कैसे? अगर टी की वैल्यू मिली हो। हाँ, टी मिल चुका है ना, फोर्स अब निकालना। टी। तो वो राइट एंगल में उससे। फिर क्लोज उससे ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा ट्रिग्नोमेट्री। दें। राइट एंगल का आपको कैसे पता चला है कि राइट एंगल बनेगी? मतलब टी कॉस थीटा लें और क्लोज डब्ल्यू लें ट्रायंगल बना और रहे हैं एफ। बेटा, तो ये देखें उसे। अच्छा बेटा देखो, इसका क्या होगा, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, पता चल रहा है आपको? जी। टी साइन थीटा। T साइन थीटा, और एक इस फोर्स का। अब देखो, इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट पहले निकाल दें, ठीक है। इस फोर्स का बेटा एक कंपोनेंट होगा, हमने निकालना है। एक कंपोनेंट इस फोर्स का ऐसे लग रहा होगा, लेट्स से दिस इज F1। एक जी। कंपोनेंट लग रहा होगा ऐसे, दैट इज F2।
राइट। F1 F2 आ गए तो F आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब F1 क्या होगा? जी। अपवर्ड फोर्सेस F1 प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट। इस इक्वेशन से F1 निकाल लें। और लेफ्ट फोर्सेस आर इक्वल टू राइट फोर्सेस, तो ये देखें, force this is in the right direction and that is towards left direction. So F2 is equal to T cos theta. टी कॉस थीटा। So F square equal to F1 square plus F2 square। तो ये कर लें, फिर एंगल पूछा है वो भी निकाल लें इसको। ठीक है, tan ऑफ थीटा इज F1 ओवर F2, पहले बात कर चुके। दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका कार है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्लोज ट्राइंगल बना के उससे भी कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, आपको जब पास पेपर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, एक और ये सवाल है कि इसमें आपके पास ये बीम है और इसका वेट है W। ये अभी कहाँ पड़ा है? जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इधर से आके फोर्स लगाते हो ऊपर उठाने के लिए, और आप चाहते हो कि पॉइंट ए पे, पॉइंट ओ पे ये जस्ट यहाँ से इधर से लेफ्ट हो जाए। लेफ्ट होने का मतलब यू नीड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि आप सिर्फ इसको बस ऊपर उठाना चाहते हो, फुली नहीं, यहाँ से इस पॉइंट के क्रॉस। तो आपको कितनी फोर्स हो कहेगा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बीम। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन की? जी। अब देखें जी। वेट किधर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? हाँ, क्लॉकवाइज। इसकी और लेंथ एफ को, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी लेंथ को हम कह देते हैं दिस इज L, और यूनिफॉर्म है तो WD/2। अब वेट बेटा मोमेंट इधर प्रोड्यूस कर रहा है, हमने क्या करना है, फोर्स इधर लगानी है ताकि हम इसके अपोजिट मोमेंट एक प्रोड्यूस कर लें, और हमें जी। एटलीस्ट इतना मोमेंट देना है, थोड़ा सा इससे ज्यादा देना है। तो फोर्स का मोमेंट F मल्टीप्लाई बाई L। अरे। ठीक है, आपने नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स क्यों नहीं ली कि जब ये बीम ऊपर उठ जाएगा जगह से तो नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स तो खत्म हो जाएगी ना। सो बीम पे कौन सी फोर्सेस रहेंगी, एक वेट और एक ये वाली फोर्स। सो F इंटू L मस्ट बी ग्रेटर देन WL बाय मस्ट बी ग्रेटर देन 2। L by 2। ठीक है, सो F इज इक्वल टू, ये से कैंसिल जी। हो गया, F मस्ट बी ग्रेटर देन W/2। वेट से आधी, अगर इक्वल टू भी कर देंगे ना, इक्वल टू से थोड़ी सी ऊपर कर देंगे तो उठ जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो अ, फिर दोनों मोमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, इज दैट जी। क्लियर? जी। मोमेंट ऑफ ए फोर्स है दैट, नॉट टॉर्क। ठीक है, टाइप एरर हुई हुई है। हम्म। टॉर्क को भी बेसिकली मोमेंट ही कहते हैं ना, कपल का। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स कैसे डिफाइन करोगे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा जी, अगली इसको देखें बेटा। जी। इसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट फॉर लिफ्टिंग ए हैवी लोड। दिस इज बीम, और ये लोड है, और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी है। ये बीम का वेट है विच इज 500, और ये लोड है 4000 न्यूटन जिसको उठाना है। एंड द लेंथ ऑफ दिस बीम इज 2.8 मीटर एंड दिस एंगल इज 30। बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, शो दैट टेंशन इज दिस 2.1 किलो न्यूटन। बेटा आप जरा ध्यान से आपने सुनना है कि मोमेंट हम किस पॉइंट पे ले रहे हैं, ए पे। उसने खुद सजेस्ट कर लिया क्योंकि ए पे कुछ फोर्सेस हैं, हमें तो पता ही नहीं है उधर क्या कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वहाँ कितनी है, तो हम इसलिए इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं। वो ना भी कहता तो हम यही कहते हैं। अब देखो बेटा, ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट कराएगी, ये भी ऐसे रोटेट कराएगी, टेंशन जो है वो इधर रोटेट कराएगी। पॉइंट एंटी ए पे क्लॉकवाइज। टेंशन का मोमेंट कितना होगा आप बता सकते हैं? टी टाइम, ये आप देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें रिजॉल्व नहीं करना टेंशन को, टेंशन का इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, बात एसी। समझ आई? अच्छा। सो जी। टी टाइम्स 2.8 मीटर जी। इज इक्वल टू
अब वेट का इस 500 का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा। इज दैट क्लियर? ए जी। और ये चूंकि यूनिफॉर्म बीम है तो ये डिस्टेंस बेटा, कौन सा डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, ये 1 पॉइंट क्या है, 1.4 है। क्या डिस्टेंस होगा बता सकते हैं जल्दी जल्दी? 500 डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई फोर्स, जी ये 500। 1.4, और ये 30 है बेटा, तो ये भी 30 है, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। तो ये अब डिस्टेंस 1.4 है और ये हमने निकालना है। दिस इज 1.4 एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 1.4 साइन 30। इज दैट क्लियर? साइन 30। प्लस ये जी। 400 न्यूटन भी आप क्या कर रहे हैं, इसमें मोमेंट इसी डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज में। तो 400 का डिस्टेंस क्या होगा, 400, 4000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 4000, 2.8। 2.8 साइन बेटा 30, 2.8 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है। हम्म। फोर्स मल्टीप्लाई बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये 2.8 है, 2.8। अब आप इस फोर्स को रिजॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो पहले हम करते थे वो भी कर सकते हैं कि आप इसको इसको रिजॉल्व कर लें, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका निकाल दें, इस फोर्स का भी ये निकाल दें, ठीक है। तो इस बीम के जो परपेंडिकुलर बन रहे हैं ताकि डिस्टेंस आप, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज 4000 साइन ऑफ 30, ठीक है ना। एंड दिस कंपोनेंट इज 500 साइन ऑफ 30। तो दूसरे कंपोनेंट्स में इसके, इसका ये इधर लग रहा है, इसका ये इधर लग रहा है, तो इनका कोई मोमेंट नहीं है। तो इट्स योर ओन चॉइस कि आप फोर्स को रिजॉल्व कर लें या डिस्टेंस फाइंड कर लें शॉर्टेज। बेसिक थीम क्या है कि फोर्स का उस पिवट से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, या फोर्स को परपेंडिकुलर करके डिस्टेंस वो ऊपर जो दिया है वो यूज कर लें कंपोनेंट फाइंड करके, या जो है डिस्टेंस वो फाइंड कर लें। तो दैट्स वाई ये जो डिस्टेंस लिखा है 2.8 साइन ऑफ दिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस इसका, दैट इज 2.8। ये फोर्स यहाँ लग रही है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इसका, ये इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास टी आ जाएगा इन न्यूटन, तो उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके ये प्रूव भी कर लेंगे। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट टी वी ऑफ टेंशन। अब बेटा अब तो ये पार्ट तो बड़ा आसान काम है कि जी टेंशन आपके पास आए और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, निकल आएगा। जी। ये सब कुछ मैं रेस कर लेता हूँ। टेंशन आपके पास है और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकालना है, कैसे करेंगे? टेंशन की वैल्यू उसने दे दी है कि ये है, वो प्रूव भी कर ली है अपने। अगर आपसे नहीं भी होता ना तो उसने दे दी ताकि अगले पार्ट के लिए मसला ना हो। नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस टेंशन, दैट्स वाई रेजोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट है। और आई शुड से कि ये आपको आना तो चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या टी इस कॉस। फोर्स को उठा के ये। तो अपवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, टी, टी कॉस। टी कॉस, दैट्स ग्रेट, दिस इज टी कॉस। तो टी आपको बेटा पता है, कॉस ऑफ 60 लगाना है तो आंसर आ जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई टीवी डजंट इक्वल टू द सम ऑफ लोड। मतलब कहता है ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला है ना, ये इन दो लोड्स के सम के बराबर क्यों नहीं है, एज द बीम इन इक्विलिब्रियम। सवाल एतराज उठाया उसने कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्सेस की इक्वल क्यों नहीं है इफ द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो बेटा इसकी वजह क्या है कि बीम के ऊपर फोर्सेस हमें एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे भी तो फोर्सेस लग रही है ना, हमने उनको कंसिडर ही जी। नहीं किया, हमने जाहिर है उस पॉइंट पे मोमेंट लिया है, तो वो तो वैसे ही मोमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन क्या है कि अगर ये फोर्स अपवर्ड फोर्स इन दोनों सम के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यही है
कि पॉइंट ए पे भी एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, वो लगनी चाहिए। पॉइंट ए पे फिक्स जी किया हुआ बीम, तो वहां पे फोर्सेस लगनी चाहिए, उसका ओरिजेंटल कंपोनेंट भी होगा। अगर पूछे इस फोर्स का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या है जो पॉइंट उस पे लग रही है, तो आप देखें ये टेंशन का ओरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। दैट मीन्स के इधर एक फोर्स जो होगी वो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, और अपवर्ड फोर्स बीम पे एक ये लग रही है, जी एक ये लग रहा है, एक ये लग रही है डाउनवर्ड, और एक फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। सो टी वी प्लस हम्म दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 4000। ये दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम की, अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। टी वी डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्लस फोर्स लेट्स से दैट इज F1 इज इक्वल टू दिस। तो आपने जस्टिफाई करना है सिर्फ इसको, आपने फाइंड नहीं करना है कि स्ट्रेट एंड स्ट्रेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, देयर इज, इसी लॉजिक से कि देयर इज एन अपवर्ड फोर्स, देयर इज एन अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है। देयर इज जी एन अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट ए, ठीक है। तो फिर आगे आप ये कहेंगे कि उस फोर्स का वो फोर्स प्लस दिस टी वी इज इक्वल टू 4000 प्लस 500, ये जस्टिफिकेशन कर देंगे आप कि ये फोर्सेज जो हैं वो इक्वल हैं। अपवर्ड फोर्स एट ए, अपवर्ड फोर्स एट ए प्लस टी वी इज इक्वल टू 4000 प्लस 500। इज दैट क्लियर? अगर वो निकालनी ही पड़ जाए जी किसी पार्ट में, वो कहे जी अपवर्ड फोर्स एट ए निकाल दें, फिर आप क्या करेंगे, दैट फोर्स और दिस फोर्स दे आर एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बीम पे, और दे आर इक्वल टू दीज टू फोर्स। अगर वो कहे दिस फोर्स निकालें, तो दैट इज इक्वल टू द ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन।